अस्सलाम वालेकुम जी। सो द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग फॉर बिगिनर के मॉड्यूल 1 की क्लास 2 में मैं आपको वेलकम करता हूँ। और ये जो स्पेसिफिक क्लास है ये सेंटेंस के कंपोनेंट्स के ऊपर होगी। जैसे कि आपने सेंटेंस की टाइप्स ऑलरेडी देख ली हैं, आपने उसके ऊपर अपनी असाइनमेंट्स भी सबमिट कर दिए हैं, आपको पता है कि एक सेंटेंस को हम कितनी डिफरेंट टाइप्स में लिख सकते हैं। लेकिन हम अब ये देखना चाहते हैं कि हम अपने उस सेंटेंस में वॉल्यूम किस तरह ऐड करेंगे, हम उस अपने सेंटेंस में वेटेज किस तरह लेके आएंगे। देखिए, जो रीडर है हमारा, जो पढ़ने वाला बंदा है, हम उस तक अपनी टोन कैसे पहुंचाएंगे। मतलब एक बात करने का मेरा तरीका है ना, टोन है। देखिए, मैं बात करता हूँ, मेरा नाम हसीब है, ये एक टोन है, और एक मेरी दूसरी टोन ये है कि मेरा नाम हसीब है। तो मतलब दोनों टोन्स डिफरेंट हैं। तो ये रीडर तक कैसे पहुंचेंगी हमारी टोन्स? हम तो सिर्फ बैठे हुए लिख रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझाना चाह रहा हूँ। मुझे ये लगता है सिर्फ वो स्टूडेंट CSS क्वालिफाई करते हैं जो अपने रीडर तक अपने अल्फाज पहुंचा सकते हैं। यानी ऐसे राइटर जिनकी जो राइटिंग है वो सुनी जा सकती हो। यानी जब आप किसी की राइटिंग को पढ़ें और वो राइटिंग आपके कानों में ऐसे गूंजे, आपको पता चले कि इस बंदे ने कहाँ पे पॉज लिया है, इस बंदे ने कहाँ पे ज़ोर दिया है, इस बंदे ने कहाँ पे एम्फेसिस किया है चीज़ के ऊपर, वो जो राइटर होगा वो CSS को क्वालिफाई कर जाता है। अब आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा आगे कि मेरा इससे क्या मतलब था। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो आपकी राइटिंग होगी वो हर्ड की जाए, सुनी जाए, ना कि पढ़ी जाए। सुनी जाए ना कि पढ़ी जाए। व्हाट डज़ दैट मीन, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई आपकी जो राइटिंग है वो हर्ड कैसे की जाए। अब यहाँ पे ही कॉमा का, कॉलन का, सेमी कॉलन का और डेशेस का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि आपकी इस रिगार्ड में बहुत हेल्प करता है। कैसे करता है, अब हम शुरू करते हैं उस बात को। लेट्स फाइंड इट आउट। शुरू करते हैं जी कॉमा से। कॉमा का जो सबसे पहला यूज़ है उसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि मैं एक मार्केट में गया और वहाँ से मैंने अंडे, डब रोटी और मक्खन लिया। मैं फिर से कहता हूँ, मैं एक मार्केट में गया, वहाँ से मैंने क्या लिया? अंडे, डब रोटी और मक्खन लिया, अंडे, दूध और मक्खन लिया। अब जब फ्लो में अंडे, दूध और मक्खन ऊपर नीचे मैं कह रहा हूँ तो ना मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं जाके आपसे ये बात करूँ कि यार मैं एक मार्केट में गया और मैंने वहाँ से अंडे, दूध और मक्खन लिया, अभी जो बीच में पॉज आया है ना, तो इसने ना थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर दी है। पढ़ने में अब मज़ा आ रहा है, सुनने में अब मज़ा आ रहा है। अंडे, दूध और मक्खन। सेम इज़ द यूज़ ऑफ कॉमा जब हम एक लिस्ट बना रहे होते हैं और अगर उस लिस्ट में 2 आइटम हो, यानी राइटिंग करते वक्त हम एक लिस्ट लिख रहे हैं और उसमें सिर्फ 2 आइटम हो, तो हम एंड और का यूज़ करते हैं। ही वॉज टॉल एंड हैंडसम। ठीक है जी, मतलब हम कह देते हैं ही वॉज टॉल एंड हैंडसम, एंड का यूज़ कर दिया। या हम कहते हैं ही वॉज टॉल और हैंडसम, 2 हैं इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एंड और का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन व्हाट इफ़ अगर एक सेंटेंस में 2 से ज़्यादा एलिमेंट आ जाएं, हम वहाँ पे क्या करते हैं? कॉमा को यूज़ करते हैं। ये कॉमा का यूज़ तो आपको पता है कि भाई जब 2 से ज़्यादा आइटम आ जाए तो हम बीच में कॉमा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कॉमा का जो असल मतलब होता है वो होता है चीज़ों को सेपरेट करते वक्त पॉज लेना, वक्फ़ा लेना, थोड़ा सा पॉज लेना। कैसे? एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ आई नीड टू बाय एग्स, कॉमा, मिल्क एंड बटर। आई नीड टू बाय, मुझे अंडे, दूध और मक्खन ख़रीदना है। मुझे अंडे, दूध और मक्खन ख़रीदना है। अब ये जो अंडे हैं, ये एग्स जो हैं, ये एक सेपरेट एंटिटी लग रहे हैं, और ये जो मिल्क एंड बटर है ये एक एंटिटी लग रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, इन दोनों को जोड़ा हुआ है। लेकिन ये जो कॉमा था इसने क्या किया हुआ है, हमारे एग्स को मिल्क और बटर से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ आई नीड टू बाय एग्स, कॉमा, मिल्क, कॉमा एंड बटर, अब ये मुझे लगेगा कि ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं ये तीनों की तीनों क्या हैं? डिफरेंट हैं। अंडे अलग हैं, मिल्क अलग है और बटर अलग है। तो अब इसको सुनाई कैसे दिया जाएगा? जब हम लिखेंगे, ऊपर वाला सेंटेंस लिखेंगे ये वाला, तो ये सुनाई देगा मुझे अंडे, दूध और मक्खन ख़रीदना है। मुझे अंडे, दूध और मक्खन ख़रीदना है। लेकिन जब मैं नीचे वाला सेंटेंस पढ़ूंगा या जब मैं लिखूंगा तो मेरे रीडर को कैसे सुनाई देगा? मुझे अंडे, दूध और मक्खन ख़रीदना है। मुझे अंडे, दूध
और मक्खन ख़रीदना है। तो अभी आपको वो टोन का समझ आया जो मैं पीछे आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे एक छोटा सा कॉमा आपका पूरे सेंटेंस के टोन को बदल सकता है। ठीक है जी, अब आते हैं CSS के एग्जाम्पल के ऊपर कि भाई CSS में ये कॉमा आपकी हेल्प कैसे करेगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पाकिस्तान इज़ फेसिंग इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एंड टेररिज्म सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर। पाकिस्तान इज़ फेसिंग इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एंड टेररिज्म। पाकिस्तान इन्फ्लेशन, गुर्बत और टेररिज्म यानी दहशतगर्दी का शिकार है या उसको फेस कर रहा है इस साल की शुरुआत से। अच्छा चलें, अब आपको थोड़ी सी असाइनमेंट टाइम आ गया। असाइनमेंट नहीं है, छोटा सा टास्क है। मुझे ये बताएं कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये कौन सी फॉर्म ऑफ सेंटेंस है? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, ये आप मुझे बताएं। इधर ही वीडियो में पॉज करके बता दें। अच्छा, ये अब आपको मैं बताता हूँ, ये एक सिंपल सेंटेंस है। ऑल दो इसमें मैंने बहुत सारे कॉमास यूज़ किए हुए हैं। ये कॉमा है, ये कॉमा है, ये कॉमा है, लेकिन इन कॉमास का ये मतलब नहीं है कि भाई इस कॉमा के आगे अलग सेंटेंस हो गया, पीछे अलग सेंटेंस हो गया। ये कॉमा मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों को अलग अलग करके लिखने के लिए इस्तेमाल किया है। अब ये कंडीशन पीछे हमने रखी हुई थी, कॉमा और एंड आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि अगला सेंटेंस डिफरेंट है, पीछे वाला डिफरेंट है। नहीं, ये कंडीशन इधर नहीं अप्लाई होगी। ये कॉमा तो सिर्फ इन्फ्लेशन को, पॉवर्टी को और टेररिज्म को अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल हुए थे। इसलिए मेरी जान ये सिंपल सेंटेंस होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। उसी सेंटेंस को अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में लिखूँ, सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, कॉमा, पाकिस्तान इज़ फेसिंग इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एंड टेररिज्म। अब आप मुझे बताएं कि ये सेंटेंस कौन सा होगा, कौन सा होगा और क्यों होगा। मैं कहता हूँ ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स किस लिए? पॉज करें वीडियो को और बताएं, अपने माइंड को बताएं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। अब जब पॉज के बाद आप आ गए हैं तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो क्लॉज है, सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, इस साल की शुरुआत से ही, तो इस साल की शुरुआत से ही तो जब तो का वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट के बाद अगली पढ़ते हैं। पाकिस्तान इज़ फेसिंग इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एंड टेररिज्म। पाकिस्तान इन्फ्लेशन, पॉवर्टी और टेररिज्म को फेस कर रहा है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ऑल ऑन इट्स ऑन, ये खड़ी हो सकती है, स्टैंड कर सकती है। तो जब पहली डिपेंडेंट होगी, अगली इंडिपेंडेंट होगी, तो हम बीच में कॉमा लगाएंगे तो ये हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स। तो आपने देखा कि हमने कैसे एक कॉमा की मदद से पूरे के पूरे सेंटेंस के टाइप को ही बदल दिया। तो दिस इज़ हाउ मच पावरफुल दिस कॉमा इज़, इतना पावरफुल ये कॉमा होता है। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। चलें अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आते हैं। अच्छा जी, अभी आते हैं हम कॉमा के दूसरे यूज़ के ऊपर, जो कि वही सिंपल सा यूज़ है जो आपको मैंने कंपाउंड सेंटेंस में पढ़ाया था कि जब दो सिंपल सेंटेंस आपस में आमने सामने आ जाएं और आपको उनको जोड़ना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? कॉमा का यूज़ करेंगे। ठीक है, और कॉमा का यूज़ करते वक्त आपने क्या करना है? एंड, बट और इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करना है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ होंगी आपस में। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ को जोड़ने के लिए हमने क्या करना होता है? हमने एंड और बट और इस तरह के वर्ड को यूज़ करना होता है। ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट रूल है। इंपॉर्टेंट रूल ये है कि अ कॉमा शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड बिफोर द कंजंक्शन। कंजंक्शन से पहले कॉमा को हमने रखना होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लव्स टू रीड बुक्स एंड ही एन्जॉयज वॉचिंग मूवी। अगर आप समझदार एस्पायरेंट हैं, अगर आप थोड़े से शार्प एस्पायरेंट हैं, तो आप ये समझ गए होंगे कि ये जो हमने एंड यूज़ किया है, एंड के बाद कॉमा है। ये यहाँ पे मैंने कॉमा रखा हुआ है, मैं रेज़ करके आपको दिखा रहा हूँ कि जो कॉमा पड़ा हुआ है वो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए आगे रखा हुआ था। कॉमा कहाँ पे होना चाहिए? कॉमा जो है वो पीछे होना चाहिए। हमने ऊपर जो रूल पढ़ा है, प्लेस बिफोर होगा ना। प्लेस बिफोर का मतलब क्या है कि वो कॉमा जो है आपके जो भी कंजंक्शन है उससे पहले होना चाहिए। ठीक है जी, ये मैं पेन उठाता हूँ और ये मैं आपको हाईलाइट करके देता हूँ। ये इसी तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में रखी हुई हैं। आपने बहुत वो क्या कहते होते सावधानी बरतनी है कि आपने देखना है कि कहाँ कहाँ पे मैंने गलतियाँ की हुई हैं। जानबूझ के मैंने छोटी छोटी गलतियाँ रखी हुई हैं ताकि आप एक्टिव रहें और समझें इस चीज़ को। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया कि भाई दो वही पुराना कॉन्सेप्ट, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है जी, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज। दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या कर दिया? कॉमा और एंड का यूज़ कर दिया। CSS के एग्जाम्पल से समझते हैं। देना तो पर्चा हमने CSS का, CSS के एग्जाम्पल से समझते हैं। हम कहते हैं रशिया इज़ द ट्रस्टेड अलाय ऑफ चाइना।
बात समझ आ जाती है। रशिया और चाइना का जिक्र हो रहा है और रशिया जो है चाइना का ट्रस्टेड अलाई है, इंडिपेंडेंट है जी, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसको नहीं चाहिए। आगे मैं कहता हूँ इंडिया सपोर्ट्स यूएसए, इंडिया सपोर्ट करता है यूएसए को, ये भी इंडिपेंडेंट है। अब कब करता है, कैसे करता है, उसके लिए थोड़ा सा सब्र कीजिए। अच्छा, इसको दोनों को इंडिपेंडेंट को जोड़ना था, बीच में मैंने कॉमा और बट को यूज़ कर दिया। अच्छा, अब जब असाइनमेंट मेरे पास आ रही हैं तो स्टूडेंट की जो गलतियां थी मैं आपको वहाँ पे अभी यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखें जी, वही सेंटेंस है, रशिया इज़ द ट्रस्टेड अलाई ऑफ चाइना, कॉमा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ख़त्म होगी, दूसरी शुरू होती है, बट और कॉमा लगा के शुरू करते हैं। इंडिया सपोर्ट्स यूएसए, ये सेंटेंस यहाँ तक भी कंप्लीट है। और आगे हम क्या करते हैं, आगे करते हैं बाय प्रोवाइडिंग हर विद इट्स नेवल बेसिस, बाय प्रोवाइडिंग हर विद इट्स नेवल बेसिस, यानी हमने क्या किया, एग्जैजरेट कर दिया, थोड़ी सी एक्स्ट्रा वैल्यू दे दी सेंटेंस को वज़न देने के लिए, इसको वैल्यू देने के लिए हमने क्या कर दिया जी, आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे ली। लेकिन फिर भी ये सेंटेंस वही रहेगा क्योंकि हमने क्या किया है, सिर्फ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड की है। ठीक है जी, तो जब हम वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं सेंटेंस में ताकि CSS का जो हमारा रीडर है वो हमसे खुश हो, इम्प्रेस हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई हमने सेंटेंस को कन्फ्यूजिंग बना दिया है, बल्कि जितनी आप इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देंगे उतना आपके सेंटेंस में वज़न पड़ेगा। और आपने यहाँ पे देखा, फिर हमने क्या कर दिया है, कॉमा को बट के साथ यूज़ कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा साउंड करने की कोशिश करते हैं। ये है जो सेंटेंस है, हमारे जो रीडर है उस तक सुनाई कैसे दिया जाएगा, इसको मैं रीड करके आपको सुनाता हूँ। रशिया चाइना का एक ट्रस्टेड दोस्त है, अलाय है, लेकिन रशिया चाइना का एक ट्रस्टेड अलाई है, लेकिन ये जो भी लेकिन का वर्ड आया है ना, जो जोर दिया है मैंने, वो जोर कौन दे रहा है, ये कॉमा दे रहा है। कॉमा क्या कर रहा है, हमारे सेंटेंस को जोर दे रहा है कि भाई इसके बाद वाली जो बात है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया जो है वो यूएसए को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है जी, तो आपको ये समझ आ गया कि एक कॉमा आपके सेंटेंस को किस तरह थोड़ा सा जोर देने के लिए यूज़ हो रहा है इस टाइम, इस जगह पे। ठीक है, पीछे किसी और कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज़ हो रहा था, अब किसी और कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज़ हो रहा है। थर्ड एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं जी, सॉरी अगली एग्जाम्पल को, सेकंड एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ द ग्लोबल, रुके मैं पेन कोई अच्छा सा उठाता हूँ, रेड करते हैं जी। अच्छा, मैं कहता हूँ द ग्लोबल इन्फ्लेशन हैज़ स्काई रॉकेटेड इन द लास्ट ईयर। ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो स्काई रॉकेटेड हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, किसकी वजह से, नहीं, ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो स्काई रॉकेटेड हुई है पिछले साल क्या हुई है, स्काई रॉकेटेड हुई है। आगे मैं कहता हूँ बट अरेबियन कंट्रीज आर अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। ये क्या, मैं पीछे क्या कह रहा हूँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ इन्फ्लेशन का, आगे मैं जिक्र कर रहा हूँ अरेबियन कंट्री जो है वो ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। ये क्या शिट है, ये क्या हो रहा है। यही शिट मुझे असाइनमेंट्स चेक करने वक्त मिल रही होती है। स्टूडेंट इस बात को नहीं समझ रहे कि देखिए एक जुमला जो है वो एक जुमला ही रहता है, और एक जुमले में आपने सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करनी होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपनी पर्सनल एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ है, मैं भूखा सो गया। ये क्या बात हुई, नहीं समझ आ रही ना, मतलब कोई लिंक नहीं बन रहा है, लेकिन बहुत अजीब एब्सर्ड किस्म का लिंक बन रहा है। एक तरफ मैं कह रहा हूँ मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, मैं कहता हूँ मैं भूखा ही सो गया। यार ये क्या, कोई लिंक नहीं बन रहा। ऑल दो ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस था, हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, लेकिन यार हमने तो जुमला लिखना है अपने रीडर तो पढ़ने के लिए ना, उसकी पढ़ाई आसान हो। यही जुमले को अगर मैं कहूँ कि यार मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, इसीलिए मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। अब समझ आइए आपको कि यार जुमले दोनों अलग हैं, ठीक है, अलग अलग जुमले हैं, लेकिन भाई वैल्यू रख रहे हैं, कोई समझ आ रही है उनकी। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, मैं मुफ्त में पढ़ा रहा हूँ। अब दोनों समझ आ रही है कि हाँ यार एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम कॉमा लगाएंगे बीच में, और लगा सकते हैं। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, पीछे जुमला किसी और डायमेंशन में जा रहा है, आगे जुमला किसी और डायमेंशन में जा रहा है। अब आप बोलेंगे सर हमने तो कॉमा और बट लगाया था, आपने सेंटेंस को गलत क्यों किया है? कि भाई मैंने तो करना है, पीछे आप कोई और बात कर रहे हैं, आगे आप कोई और बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गोना वर्क। बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगी? बेस्ट एग्जाम्पल होगी द ग्लोबल इन्फ्लेशन हैज़ स्काई रॉकेटेड इन द लास्ट ईयर। ग्लोबल इन्फ्लेशन पिछले साल स्काई रॉकेटेड हुई है, लेकिन ऑयल रिच अरब कंट्रीज़ जो थी सक्सेसफुली उन्होंने मैनेज किया इस सर्ज ऑफ कमोडिटी प्राइस को। अब ये सर्ज ऑफ कमोडिटी प्राइस क्या होती है? यही इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? जब किसी भी चीज़ों, खाने पीने की अशिया की प्राइसेस बढ़ जाएं, हम उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। तो अब आपको समझ आई कि पिछले जुमले में मैंने इन्फ्लेशन का जिक्र किया,
अगले जुमले में उसी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जैसे पिछले जुमले में मैंने बोला था कि मुझे पढ़ाने का शौक़ है और मैंने आगे एक्सप्लेन किया कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, इसी तरह जब मैंने पिछले जुमले में इन्फ्लेशन का जिक्र किया और अगले जुमले में मैं उसी चीज़ को क्या कर रहा हूँ, थोड़े मसाले लगा के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अब मेरा रीडर जो है अब उसके पल्ले चीज़ पड़ेगी कि यार अच्छा, इन्फ्लेशन जो होती है उसका मतलब होता है सर्ज ऑफ द कमोडिटी प्राइसेस, कीमतों का बढ़ जाना जो है वो इन्फ्लेशन होती है। और ये जो इन्फ्लेशन है पिछले जुमले में इसका ज़िक्र आया है, ठीक है, ये यहाँ पे ज़िक्र आया है इसका, और जो मैं हूँ, जो लिखने वाला हूँ, राइटर हूँ, उसने अगले जुमले में उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आपको समझ आई कि भाई ये कॉमा जो है यूज़ तो दो जुमलों को जोड़ने के लिए हुआ, लेकिन इसने काम कितना खूबसूरत किया कि जो पिछले जुमले में वर्ड था, देखें अब आप ना इसको समझने की कोशिश करते हैं रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें बात वही है कि रीडर ने वो करना होता है ना, हमें चेक करना होता है और एंड पे नंबर देने होते हैं। रीडर को मैंने बोला ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है स्काई रॉकेटेड हुई है पिछले साल। अब मेरे जहन में अगर छोटू सा सवाल आ जाए कि यार ये इन्फ्लेशन क्या होती है, आ सकता है, क्या पता आपका जो रीडर है वो नालायक सा हो, ठीक है जी, क्या पता उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना, उसके जहन में जैसे ही इन्फ्लेशन का जिक्र आया, अगले ही जुमले में आपने क्या किया, आपने बता दिया कि सर्ज ऑफ कमोडिटी प्राइजेज़, तो उससे लगेगा अच्छा ये जो बढ़ने कीमतें जो बढ़ रही होती हैं इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो आपके रीडर के जहन में आने वाली कोई भी कन्फ्यूजन आपने खाली नहीं जाने देनी। रीडर इज़ द किंग, ठीक है जी, वो आपको नंबर देगा, 40 पे आपको पास करेगा या 80 देगा। वो कब देगा, जब आप एक जुमले में की जाने वाली बात को अगले जुमले में एक्सप्लेन करेंगे। और इस तरह हम दो जुमलों को जोड़ रहे होते हैं। ये नहीं होता कि भाई एक तरफ ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात हो रही है, दूसरी तरफ उठा के आप कहेंगे जी अरब की कंट्री बड़ी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। जुमलों को भाई एक सेम मीनिंग में रखना है। बात हमेशा वही वाली याद रखनी है जो मेरी छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी है। पढ़ाने का शौक़ है, फ्री पढ़ा रहा हूँ। ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो पिछले साल बढ़ी है, लेकिन जो अरब कंट्रियाँ उन्होंने इस बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल किया है। अब आपका जुमला बड़ा पावरफुल लग रहा है, ठीक है जी। अब आते हैं हम अपने तीसरे यूज़ ऑफ कॉमा के ऊपर। अच्छा जी, अब आते हैं हम कॉमा के थर्ड यूज़ के ऊपर, विच इज़ टू सेपरेट नॉन एसेंशियल एलिमेंट। एक जुमला है भाई, हम जब भी कोई बात कर रहे होते हैं अक्सर उसमें कभी कभार ये होता है कि हम ऊट पटांग की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अगर ना भी हो तो भी जुमला कंप्लीट होगा। अब वो इन्फॉर्मेशन कैसी हो सकती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ आई माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, आई एम अ टीचर। ये क्या बकवास है। मैं कहता हूँ आई माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, आई एम अ टीचर। अब स्टूडेंट अगर मुझसे ये सवाल करे कि सर ये जो आपने बीच में ये इन्फॉर्मेशन दी है ये तो नॉन एसेंशियल है, तो मैं बोलूँगा तो हाँ, मैंने तो इधर भी कॉमा लगाया हुआ है, मैंने तो इधर भी कॉमा लगाया हुआ है। और रूल क्या कहता है कि जब आप इधर उधर कॉमा लगाएं तो बीच में आप नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। नहीं मेरी जान, नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। अगली एग्जांपल देखें। मैं कहता हूँ आई कॉमा हसीब सवाती फिर कॉमा एम अ पैशनेट इंग्लिश टीचर। मैं हसीब सवाती एक पैशनेट इंग्लिश टीचर हूँ। तो इसमें अगर मैं हसीब सवाती का जिक्र ना भी करता तब भी मेरा जुमला कंप्लीट था ना। मैं कहता आई एम अ पैशनेट इंग्लिश टीचर, तब भी ये जुमला कंप्लीट था। ये जो हसीब सवाती साहब बीच में है ये नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। ये तो आपने बकवास लिखी हुई है, ये आपने नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होगी नॉन एसेंशियल उसको जुमले से मिलती जुलती रखनी है। जो मिलता जुलता बनता वर्ड हो वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट थे तो आपने ये चीज़ अंदाज़ा लगाई होगी कि इंग्लिश का ई मैंने स्मॉल रखा हुआ, इसको हालांकि कैपिटल होना चाहिए था, नहीं रखा आपने, तो आपका प्रेसियन कंपोजिशन वाले पेपर में से सेंटेंस करेक्शन का 1 नंबर ख़त्म हो गया जी, माइनस हो गया। अगर आप स्मार्ट थे तो आपने अंदाज़ा लगा लिया हो गया, नहीं है स्मार्ट, आपको 1 नंबर गया जी, उड़ गया। दूसरी गलती क्या है, यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा से सेंटेंस शुरू किया था, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज नहीं हो रहा सेंटेंस, आपका प्रेसियन कंपोजिशन का 1 और नंबर गया। अब आपको समझ आई कि प्रेसियन कंपोजिशन में लोग क्यों फेल हो जाते हैं, हालांकि है बिल्कुल बेसिक सी चीज़, इसलिए फेल होते हैं मेरी जान कि आप ये चीज़ें मिस कर जाते हैं। चलें रेज़र लेते हैं जल्दी से और अगले टॉपिक के किधर जी, ये रेज़र आ गया। अगली एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं जी। अगली एग्जाम्पल क्या है, मैं कहता हूँ पेन उठा के, रुकिए पेन तो उठाऊँ जी, रेज़र से क्या, अच्छा मैं कहता हूँ द बुक, फिर मैं कहता हूँ विच आई रेड लास्ट वीक वॉज रियली गुड। अब समझ आता है कि ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये वैल्यू ऐड कर रही है मेरे सेंटेंस को, ना हो फिर भी ठीक है। मैं कहता हूँ द बुक वॉज रियली गुड,
लेकिन मैं अपने रीडर के माइंड में आने वाली छोटी से छोटी कन्फ्यूजन को भी दूर करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको दे रहा हूँ कॉमा की मदद से। अब इसको ना सुनने की कोशिश करते हैं कि ये सुनने में कैसा लगता होगा। सुनने में ये कैसा लगेगा? द बुक, वो किताब जो मैंने पिछले हफ्ते ख़रीदी या पढ़ी, वो किताब जो मैंने पिछले हफ्ते पढ़ी बड़ी बेहतरीन थी। अब लगता है कि जुमले में वज़न आया है, वैल्यू आई है। अब आप सिर्फ अपने पेन से एक जुमला लिख रहे हैं और पेन जो है वो आपके लिखे हुए अल्फाज बोल नहीं रहे, लेकिन ये जो आपने ये छोटू सा कॉमा यूज़ किया है, ये रीडर के कानों तक आपकी आवाज़ पहुंचा रहा है। और वो क्या आवाज़ जा रही है? वो किताब, थोड़ा सा आपने पॉज लिया, जो मैंने पिछले हफ्ते पढ़ी, थोड़ा सा और पॉज लिया, बहुत अच्छी थी। वो किताब जो मैंने पिछले हफ्ते पढ़ी बहुत अच्छी थी। अब लगता है जी कि भाई विदाउट बीइंग इन फ्रंट ऑफ द रीडर, अपने रीडर के सामने बैठे बगैर मैं अपनी आवाज़ उस तक कैसे पहुंचा सकता हूं। ये छोटा सा ये टिड्डा जो आज तक हम इसको कितना अनइम्पॉर्टेंट किस्म का समझ रहे थे, कितना इसको समझ रहे थे क्योंकि वैल्यू ही नहीं है इसकी, ये कितनी बड़ी वैल्यू ऐड कर रहा है एक जुमले में। ठीक है जी, आते हैं CSS की एग्जाम्पल के ऊपर। पास तो बच्चों CSS करना है ना। CSS की एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। मैं कहता हूँ जी रशिया, और कॉमा मैं कहता हूँ ऑफन कॉल्ड ए स्लीपिंग बेयर, जिसे एक सोया हुआ रीछ कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दी, फिर मैंने कॉमा आगे ठोका और मैं कहता हूँ इज़ अ क्लियर थ्रेट टू राइज ऑफ USA इन एशिया। USA का एशिया में जो राइज़ है उसके लिए रशिया एक बड़ा थ्रेट है, सच्ची बात है। ठीक है, और इसको अगर मैं अपने रीडर तक पहुंचाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा मस्का लगाऊंगा। मस्का कैसे लगाऊंगा? नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दूंगा, और वो कैसे में दूंगा? 2 कॉमा की मदद से। कॉमा की मदद से मैंने क्या कर दिया? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। समझ आ गई होगी आपको, पिछली एग्जाम्पल मैंने बहुत एक्सप्लेन की, इसको नहीं एक्सप्लेन करते। अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब जो है आपका कॉमा क्या करता है? कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स को अलग अलग करता है। नाम इतने मुश्किल होते हैं इंग्लिश में, ये कोऑर्डिनेट, फलाना फलाना, ये फलाना वो, होता कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अगर आप स्मार्ट हैं तो आपने ये बात रियलाइज़ की होगी कि कोऑर्डिनेट की स्पेलिंग में डबल ओ होता है। ऐसे इसको पढ़ें, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। इसलिए ये आपको हमेशा याद रहेगा। कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो याद रहेगा, और कोऑर्डिनेट करेंगे तो गए भैया आपका एक और नंबर गया। जिन्होंने नहीं किया तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपके प्रेसिडेंट कंपोजिशन में 3 नंबर उड़ गए हैं भाई। अगले पे आते हैं जी। अच्छा, ये क्या है जी? जब 2 एडजेक्टिव्स जो हैं ऐसे हों, छोड़ें, एग्जाम्पल से समझाते हैं। यार मैं एक जगह पे गया, मुझे वहाँ पे एक लड़की इतनी पसंद आई और उसका ड्रेस भी इतना पसंद आया कि मुझे समझ ना आया कि भाई मैं ड्रेस की बात करूँ या उस लड़की की बात करूँ। एग्जाम्पल मैंने दी, जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है जी, सच नहीं समझिएगा। एग्जाम्पल है, क्या है जी? एक लड़की इतनी पसंद आई और उसका ड्रेस भी इतना पसंद आया, समझ ही नहीं आ रही कि भाई मैं किस चीज़ को वैल्यू दूँ, किसको ना दूँ। अगर मैं कहता हूँ यार मुझे वो लड़की भी बहुत पसंद आई और उसका ड्रेस भी पसंद आया, तो ये जो और है ना, इसने थोड़ी सी ज़्यादती कर दी। अब लोग बोलेंगे और से पहले जो बात की थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या और से आगे जो बात की थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये छोटू सा कॉमा देखें आज हमारी कितनी हेल्प करता है। छोटू सा कॉमा ये कहता है शी वोर अ ब्यूटीफुल कॉमा कलरफुल ड्रेस। यहाँ पे एंड ही उड़ा दिया जी। जब आपके दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स इतने स्ट्रॉन्ग हों और आप एक को भी ज़ाया ना करना चाहते हो तो आप क्या करते हैं? बीच में ये कॉमा लगा देते हैं। उसने खूबसूरत कलरफुल रंगीन ड्रेस पहना था। अब समझ आती है कि यार मतलब वो जो ड्रेस था वो खूबसूरत भी था और कलरफुल भी था, और दोनों सेम वैल्यू रखते हैं। ये नहीं है कि और से पीछे वाले की वैल्यू कम है, आगे वाले की ज़्यादा है। वो सारी कन्फ्यूजन हमने क्या कर दी? ये एक छोटू सा कॉमा लगा के दूर कर दी। अगली एग्जांपल CSS से रिलेटेड। द डिलेमा ऑफ पाकिस्तान इज़ इट्स करप्ट कॉमा इलिटरेट पॉलिटिशियंस। पाकिस्तान का डिलेमा क्या है जी? करप्ट और इलिटरेट पॉलिटिशियंस हैं। करप्ट भी हैं, ठीक है, मैं उनकी करप्शन को भी साबित करना चाह रहा हूँ, उस पर भी जोर देना चाह रहा हूँ, और उनकी इलिटरेसी पे भी जोर देना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं क्या करूँगा? कॉमा यूज़ करूँगा। अगेन अगर आपने ये डिलेमा में DILEMMA होगा, MA नहीं किया तो भाई आपका एक और नंबर कट गया। ये गया आपका नंबर, ये गया। डिलेमा ऑफ पाकिस्तान इज़ इट्स करप्ट एंड इलिटरेट पॉलिटिशियन, ठीक है जी। एंड अगर यूज़ करूँगा तो क्या होगा? वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन मैं कॉमा यूज़ कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है? मेरे रीडर को बता रहा है कि करप्ट भी हैं और इलिटरेट भी हैं और दोनों बराबर बराबर हैं। 50% ये है, ठीक है जी। यार मेरे पास अभी तक राइटिंग पैड आया ही नहीं है, लिखा ही नहीं जा रहा मुझसे ऐसे। ये 50 ये है, 50 ये है, ठीक है जी। अच्छा जी, कॉमा का अगला यूज़ समझते हैं, टू इंडिकेट डायरेक्ट एड्रेस
ये वो वाला एड्रेस नहीं है, घर का एड्रेस नहीं। एड्रेस मतलब मुखातिब होना, जब हम किसी चीज़ से मुखातिब हो रहे होते हैं, ये वो वाला एड्रेस है। वही बात है कि प्रेसियन कंपोजिशन में आपको इस एड्रेस में और दूसरे एड्रेस में फ़र्क करना पड़ेगा, इसलिए वो सब्जेक्ट इतना मुश्किल है, उस पर ज़्यादा गौर कीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये बीच में छोटी छोटी एग्जांपल दे के आपको मैं रियलाइज़ कराना चाह रहा हूँ कि CSS की जर्नी में आ तो गए हैं, लेकिन आसान नहीं है, मेहनत बहुत चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत खुली आँखें आपको चाहिए होंगी। चलें टॉपिक पे वापस आते हैं। हम क्या करते हैं जब किसी भी चीज़ को मुखातिब करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ तुम इधर आओ, मैंने जो तुम किया ना, तुम पे मैंने थोड़ा सा ज़ोर लगाया, तो ये जो ज़ोर लगाना मेरे रीडर तक कैसे पहुँचेगा, कॉमा की मदद से पहुँचेगा। कैसे पहुँचेगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कहता हूँ जॉन, आगे कॉमा, कुड यू पास मी द सॉल्ट। अब जो जॉन है वो मेरा जो प्राइम कंसर्न है, जिसको मैं आवाज़ दे रहा हूँ, वो कौन था जी, जॉन थे, जॉन साहब थे। जॉन साहब को मैंने क्या किया जी, आवाज़ दी और आगे कॉमा लगाया। उसका मतलब ये मैं अपने रीडर तक आवाज़ कैसे पहुँचा रहा हूँ, मैं ऐसे पहुँचा रहा हूँ, जॉन आप मुझे सॉल्ट पास कर सकते हैं। अगर कॉमा ना होता तो ये कैसे साउंड होता, जॉन क्या आप मुझे सॉल्ट पास कर सकते हैं। समझ आइए आपको, फिर दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जॉन क्या आप मुझे सॉल्ट पास कर सकते हैं। अब लग रहा है कि थोड़ा मुहज़्ज़ब किस्म का बंदा है यार, उसे पता है थोड़ा सा वक्फा लेना है। अब दूसरा क्या है, जॉन क्या आप मुझे सॉल्ट पास कर सकते हैं। भाई ये क्या बकवास है। तो इसलिए ये छोटा सा कॉमा आपने देखा कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है। एंड पे ना मैं आपको समरी में ये चीज़ अभी बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉमा है ना, इसका असल मकसद होता है वक्फा लेना। अब जैसे ये बात करते करते मैं जो बीच में चुप होता हूँ ना, ये जो चुप होना है ना, ये कॉमा है। और ये जब हम कॉमा ऐड करते हैं तो मेरे रीडर जो होगा, मेरा जो एग्जामिनर होगा, उसको ये पता चलेगा इसने कॉमा ऐड किया है और इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा चुप हुआ है। और ये नहीं है कि आप हर बात के बाद चुप हो जाएं, ज़्यादा चुप होना भी ठीक नहीं होता। इसीलिए बस रूल्स हैं कॉमा को लगाने के, जहाँ रूल है वहाँ आप कॉमा लगा सकते, उसके बगैर आप चुप नहीं हो सकते। अगली एग्जाम्पल जो मेरे अपने स्टूडेंट्स को मैं कह रहा होता हूँ, स्टूडेंट्स आगे कॉमा, प्लीज़ सबमिट योर असाइनमेंट। स्टूडेंट का रिप्लाई आता है सर कॉमा मे आई सबमिटेड टुमारो, क्या मैं सुबह सबमिट कर सकता हूँ। और फिर मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स ओके ठीक है, करो सुबह करो, तुम्हारी मर्ज़ी है, पास फेल तुमने होना है। मुझे जो सिर्फ कंसर्न है वो ये है कि भाई पास हो और अच्छे नंबरों से हो, कर लो यार, असाइनमेंट सबमिट कराया करो। लेकिन चलो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना। अगेन 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 मुझे गलतियाँ ऐसी भी है ना जो मेरे जहन से भी निकल गई हैं। ये लगा था कॉमा और यहाँ पे कॉमा नहीं है, तो गया आपका एक नंबर, ठीक हो गया जी। एक और बड़े मज़े की गलती थी, अब पता नहीं वो मैंने कहाँ रखी हुई है, मुझे याद भी नहीं है। अच्छा जी चलें अगले यूज़ के ऊपर आते हैं। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स को इस्तेमाल करते वक्त, इंट्रोडक्टरी वर्ड कौन से होते हैं जी, अक्सर सेंटेंस जो हैं वो एडवर्ब से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वर्ब होता है काम करना, और उस काम को एक्सप्लेन करने के लिए जो हम टर्म यूज़ कर रहे होते हैं, एडवर्ब हम उसे कह रहे होते हैं। और अक्सर ऐसे एडवर्ब ज़्यादा हैं जिनके एंड पे ना LY आता है, जैसे फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, सरप्राइजिंगली और ऑफिशियली हो गया, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दे भी दी है, ठीक है जी। जैसे मैंने रखा हुआ है होपफुली, फाइनली, अनफॉर्चुनेटली, ये हमने क्या किया हुआ है, ये अपने पास हमने वर्ड्स रखे हुए हैं। अच्छा अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं और मैं आपको कहता हूँ फाइनली आई वेंट टू द बीच। मैं क्या किया जी, मैंने बीच पे मैं गया। हाँ ये अगेन गलती आपसे हुई, अगर नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है। बीच नहीं होगा भाई, बीच होगा, BEACH होगा, ठीक है। तो ये गलती थी, मुझे लग रहा था कि मैं कहीं मिस ही कर गया हूँ, लेकिन नहीं जी, मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मुझे पता है मैंने यहाँ पे गलती रखी हुई है। अच्छा चलें कमिंग टू द टॉपिक कि भाई फाइनली आगे कॉमा आई वेंट टू द बीच। अब ये रीडर तक कैसे सुनाई देगा, उस तक कैसे पहुँचेगा ये मेरा वर्ड, हो जाएगा आखिरकार मैं बीच पे चला गया। अब समझ आई, आखिरकार मैं बीच पे चला गया। और दूसरी तरफ अगर कॉमा नहीं है तो ये कैसा सुनाई देगा, आखिरकार मैं बीच पे चला गया। मज़ा नहीं आ रहा, मतलब ऐसे नहीं लग रहा, कोई अचीवमेंट नहीं लग रही हमें ना कि भाई आखिरकार मैं बीच पे चला गया। ये जो थोड़ा सा पॉज है ना, कितनी देखो वैल्यू ऐड कर रहा है। अगली एग्जाम्पल करते हैं, सरप्राइजिंगली द वाटर वॉज नॉट कोल्ड। हैरानकुन तरीके पे पानी जो था वो ठंडा नहीं था। तो अब हमारा रीडर जो है वो बड़ा ही खुश होगा कि यार अच्छा ये तो जो है बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ने में भी। और मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रेसियन कंपोजिशन के पेपर में ना ये तकरीबन 10-15 नंबर का ये पोर्शन होता है जिसमें आपको पूरा पैराग्राफ दिया जाता है और उसको करेक्ट करने का आपको कहते हैं। तो मैं आपके साथ में वो वाली भी तैयारी करा रहा हूँ।
बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट ये, मतलब मेरे माइंड में ये था कि आपकी सेंटेंस करेक्शन भी बेहतर हो जाए, प्रेसियन कंपोजिशन में भी आपको नंबर मिल जाए। सो दिस इज़ द थ्योरी। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है तो कमेंट शमेंट कीजिएगा, उधर इनबॉक्स कर दें, वीडियो के नीचे कर दें। खैर कौन सा यूट्यूब ने मुझे कौन से पैसे देने हैं, इनबॉक्स में ही आ जाइएगा, लेकिन ये लाजमी मुझे बताइएगा कि ये आइडिया काम कर रहा है आपके लिए कि नहीं। कमिंग टू द टॉपिक, CSS की एग्जाम्पल देखते हैं। फाइनली पाकिस्तान गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर। पाकिस्तान ने क्या किया जी, ब्रिटिश एम्पायर से इंडिपेंडेंस कर ली। फाइनली के आगे कॉमा है, वैल्यू ऐड कर रहा है, लेकिन फिर गलती क्या है जी, अरे बीच में मेरा अलार्म बोल गया, अलार्म साहब बीच में ही बोल गए। हाँ चलें जी, दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा, फाइनली पाकिस्तान गॉट्स इट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर। अब ब्रिटिश एम्पायर का ई कैपिटल होगा। ये एक कौन सा नाउन है जी, बड़ा ख़ास वाला नाउन है, जिसे हम इसमें मॉर्फा कह रहे होते हैं, पता नहीं उर्दू में हम क्या कहते होते हैं, तो लेकिन ये कि स्पेसिफिक नाउन है, किसी चीज़ का नाम है। तो ब्रिटिश एम्पायर एक चीज़ का नाम है, ब्रिटिश अलग और एम्पायर अलग नहीं है। होते हैं, ब्रिटिश अलग चीज़ है, एम्पायर अलग चीज़ है, लेकिन हम सल्तनत वो ब्रिटिश की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये क्या होगा, एक ही चीज़ होगी, तो इसलिए क्या होगा, ये ब्रिटिश एम्पायर होगा। तो फाइनली पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर। ये फाइनली ने क्या कर दिया, वैल्यू ऐड कर दी थोड़ी सी पॉज डाल के, और आगे एट लास्ट रशिया ने सरेंडर कर दिया, तो ये कॉमा का ये भी यूज़ हो गया। क्विकली अगला आते हैं, ये क्या करता है, डेट्स और एड्रेस को सेपरेट करने में कॉमा यूज़ होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई हमने डेट लिखनी है तो ऐसे लिखनी है, बीच में डैश डाल के, नहीं भाई गलत तरीका है वो। कॉमा क्या करता है, आपकी इनको सेपरेट करने में मदद करता है। आपने क्या किया, March 13 लिखा, आगे कॉमा, और 1998 फिर कॉमा आपने ऐड किया, और आगे आपने क्या कर दिया, जगह का नाम बता दिया। आपने ये काम नहीं करना कि मार्च के आगे भी कॉमा, 3 के आगे भी कॉमा, और आगे 1998 के आगे कॉमा, नहीं, ये वाला तरीका ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए ये इजी हो जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं कि आपको ये एग्जांपल CSS में कैसे काम आएगी। आप लिखते हैं, जैसे पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है, उसमें आप लिखते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं बॉर्न हुए, पैदा हुए नवंबर 25 1877 में कराची में। ये हमने क्या कर दिया जी, इन्फॉर्मेशन दे दी। नहीं, नवंबर नहीं है, दिसंबर है, दिसंबर में, और 1877 नहीं है, 1876 है, 76 में पैदा हुए हैं। ये आपका पाकिस्तान अफेयर्स का एक MCQs गया जी, उड़ गया। नई गलती पकड़ सके तो गया ना, उड़ गया ना नंबर एक, 99 नंबर रह गया आपके पास पीछे। चलें जी, अब आते हैं असाइनमेंट के ऊपर, क्विकली इसको रैप अप करते हैं। आपने क्या करना है, 5 जुमले लिखने हर तरीके के। पहला तरीका जो है उसके 5 जुमले लिखें, बड़े बड़े जुमले लिखने की कोशिश करें, ख़ुद को अब थोड़ा सा ना उसमें डालें, मेहनत करने वाले उसमें एलिमेंट में डालें। लेकिन सेंटेंसेस मैं सिर्फ वो एक्सेप्ट करूँगा जो आपके CSS कॉन्टेक्स्ट में होंगे। यानी ये नहीं है कि आपने माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट लिख के आ जाए, नहीं भाई, CSS के कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लेशन पे लिखें, पॉवर्टी पे लिखें, टेररिज्म पे लिखें, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे लिखें, किसी ऐसे टॉपिक पे लिखें जो CSS में कल को पर्चे में आएगा भी, ठीक है जी। ये आपके 5 × 6 करेंगे, 30 सेंटेंसेस बनते हैं। अच्छा, कोशिश यार करें, अगर आपके पास वर्ड की फ़ाइल है ना, वर्ड पे मुझे लिख के दे दिया करें टाइप करके। उससे ये होता है कि मुझे चेक करने में आसानी होती है, और दूसरा ये है कि इवैल्यूएशन बड़ी इजीली हो जाती है। तो कोशिश ये करें वर्ड पे कर दें, अपने पास ये करें, पहले नोट करें अपनी कॉपी पे, अपने हाथ को चलाएं। रिटन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ आप क्या करें कि आप वर्ड की फ़ाइल में लिखें। अच्छा, अब आपको लगा मैं कितने तेज़ बोल रहा हूँ ना, यही अगर बीच में मैं कॉमा यूज़ करूँ तो मैं कैसे वर्क करूँगा यार। ऐसे करें ना कि आप वर्ड की फ़ाइल लिखें। वर्ड से पहले आप क्या करें, नोट्स लिख लें अपने पास। नोट्स आपके लिए बहुत बेहतर होते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब ये जो बीच में थोड़ा थोड़ा मैं रुका हूँ, ये क्या चीज़ थी, ये हमारा कॉमा ब्रो, ये जो कॉमा थे ये उन्होंने हमारी मदद की हमें खामोश कराने में। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉमा। बहुत सारे और भी इसके यूजेस हो सकते हैं, लेकिन CSS के चक्कर में सिर्फ यही यूजेस इस्तेमाल हो रहे होते हैं। प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, असाइनमेंट सबमिट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इफ़ यू आर स्टिल विद मी, अभी तक साथ हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, वीडियो को रैप अप करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।